ठीक है, असाइनमेंट में क्रिएट कर देता हूँ, तो आपने उसी में इस असाइनमेंट को अपलोड करना एज अ PDF फाइल। ठीक हो गया? ये तो 17 पे हो रही है तो टाइम पे वैसे रखिएगा प्लीज। जी क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे थे 17 18 पे क्विज आएगा तो फिर टाइम भी उसी तरह रखिएगा प्लीज। जिस टाइम पे मैं आपको क्विज शो करूँगा टाइम आपको वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं क्विज आपके डिस्प्ले पे डिस्प्ले करता हूँ, अपने पास क्वेश्चन नोट कर लें, तो मैं आपका क्विज 217 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 217 हो गया, बल्कि 218 से स्टार्ट करता हूँ। ये क्विज है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कैपेसिटर इन द फिगर हैज इनिशियल वोल्टेज ऑफ 0 वोल्ट्स। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 20 वोल्ट आपकी सप्लाइड वोल्टेज है, 5 किलो ओम का रेजिस्टर है, 40 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। द स्विच इज मूव टू चार्ज पोजीशन फॉर 1 सेकंड, देन टू द डिस्चार्ज पोजीशन वेयर इट रिमेन्स। Determine the curve for VC and IC at t is equal to 1 tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau and 5 tau। आपने वोल्टेज और करंट का कर्व बनाना है, और उसके लिए आपको 5 वैल्यूज चाहिए होंगी। t इज इक्वल टू 1 tau के ऊपर भी, 2 tau के ऊपर भी, 3 tau के ऊपर भी, 4 tau के ऊपर भी, 5 tau के ऊपर भी। ठीक है, 2:17 है, 15 मिनट्स हैं, 2:32 बनता है। मैं 2:33 इसका टाइम रख देता हूँ, इसको सॉल्व करना है। लास्ट ईयर बनाई थी मैं, अभी तक चल रही है क्योंकि मैंने उसके वेरिएबल जो मैंने स्टोर कर दिया। तो ये भी आप एक बार शो हो रहा है ना सबको? एक साल पहले के बाद हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट एज कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट्स हैं स्क्रीन शो हो रही है सबको? मुझे पता है कि A1 A2 A3 की वैल्यूज आ रही होती हैं। यस सर। ठीक है, S2 S4 के साथ आपके लिए वेरिएबल क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। कोएफिशिएंट तो ये इसके फिल्टर के कोएफिशिएंट अब इसको आएगा कोएफिशिएंट की सोर्स है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है वेरिएबल, वेरिएबल में लिखा हुआ है न्यूमरेटर। ठीक है, फिल्टर का जो कंसेप्ट आपको पता है कि वो नीचे बनता है रैशनल क्वांटिटी, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसके अंदर दोनों वेरिएबल होते हैं। ठीक है, हम इसमें जो फिल्टर यूज कर रहे हैं ब्रैकेट FIR फिल्टर, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर। ठीक है, तो उसके अंदर हमेशा से न्यूमरेटर होता है। ये चार्जिंग पे करना है? नहीं, दोनों पे करना है। चार्जिंग पोजीशन पे 1 सेकंड के लिए, और फिर उसके बाद डिस्चार्ज पोजीशन पे चला जाता है। चार्ज पोजीशन के लिए कर दें आप सिर्फ। ठीक है, चार्जिंग पोजीशन के लिए इसको करें। ठीक है, इसको आप सेव कर दें। स्पेस में दीजिएगा, सिर्फ चार्जिंग सर्किट के लिए आप जस्ट इसको अप्लाई करें। सेव करें, अब इसको अच्छे अब आप ऐसा करें, अपनी समाज में जाके लिखें बोर्ड, आपको फिल्टर बनाता है बोर्ड का फिल्टर, तो आप मैथ को लिखेंगे तो वो शो हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास कुछ शो हो जाएगा। ठीक है, आप बोर्ड का फिल्टर और मैथ लिखेंगे तो आपके पास बोर्ड फिल्टर के साथ मैंने कमांड लिखी। ठीक है, अब आप प्लीज वर्क से देख सकते हैं थोड़ा सा क्रॉस करके उसके नाम के नाम करके वेरिएबल के अंदर आपके पास बहुत सारे वेरिएबल और सारा जो पैटर्न है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये मॉड्यूलेशन करना है। ये मॉड्यूलेशन करने के बाद इस फिल्टर को यूज करना। अब वो फिल्टर को यूज करके करना आपने आपका लेफ्ट को जो मैं डिस्क्रिप्शन के नाम टाइम आपको बनता है 2:32। फिल्टर ब्रैकेट
इसका जो कॉन्टेक्ट है वो आपके पास 33 कर बी देता ए है। बी बाई ए होगा हमेशा आपका डिनोमिनेटर वैल्यू प्लस डिनोमिनेटर वैल्यू इंटू सिग्मा, ठीक है। ये आपके पास इसका कॉन्टेक्ट है। तो आपको क्या करना होगा, पहले फिल्टर को पहले मॉड्यूलेट कर लिया आपने। मॉड्यूलेट करने के बाद आप उसको डी मॉड्यूलेट करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप उसको सिंपल का टी को मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से सिग्नल को, और उसके बाद फिर ड्रॉप, ठीक है। तो उसको आखिर में आके आपको सिंपल ये कमांड लिखना है इसको फिल्टर करने की, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। अभी जैसे आपने यहाँ पे दो सिग्नल क्यू सी का रखा है, यहाँ मैं एक्स्ट्रा से बता देता हूँ क्या करेंगे आप, क्यू सी डी इक्वल टू क्यू सी डॉट तो इस मैंने आपको असाइन कर दिया, ठीक है। 233 इसका लास्ट टाइम। वापस को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे उसको लिखा है इसको आप ब्रैकेट में पे लिखते हैं टू आपकी मर्जी आप कितना, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाता है, क्यू सी डी आ जाता है। फिर आप यूज करेंगे कमांड को इस तरह से वाई वन इक्वल टू आपने जस्ट चार्जिंग पोजीशन के लिए सॉल्व करना है। टू सी डी वन टू है टू सी डी एट मिनट्स रहेंगे आपके पास। हाँ जी रन कर दीजिए।
Last 5 minutes. सर ये कर्व हमने 1 टॉ 2 टॉ और 3 टॉ 4 टॉ 5 टॉ सबके लिए फाइंड करनी है या चार्जिंग में सिर्फ 5 टॉ के लिए आएगी? चार्जिंग के लिए आपने कर्व ड्रॉ करनी है तमाम टॉ पर, 1 टॉ 2 टॉ 3 टॉ 4 टॉ 5 टॉ। ओके सर। पांचों रीजन लाइन तो कर्व आएगी आपके पास, जो कर्व बनती है वो आपका टाइम कंप्लीट हो गया बेटा, आपकी फाइल्स अपलोड कर दें। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जब मैं अपने दैट सबमिशन एक्सेप्टेबल नहीं, ठीक है। 233 तक जो आप हमारे पास आएंगे उसके बाद वाले कोई रिजल्ट चेक नहीं होगा। आपके पास सारी से बड़ी होगी, ये हमें लास्ट बार आपको ठीक है।
आप उसको लोड करेंगे, आप उसको सैंपल करेंगे, उसका फिल्टर बना के आप उसको यहाँ पर फिल करेंगे। एक आपके पास रीजन को सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड आपके पास 234 हो गया और मेरे पास 32 सबमिशन है, ये 32 काउंट हो फिर आप उसको जाएगी, उससे ठीक होगी। बाकी लोग क्विज को वाइंड अप कर दो। सम करेंगे तो जो है फिर ऐसे ठीक है। फिल्टर की कमांड है जो फिल्टर का हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट कर लोगे इधर और सर इतना आसान क्विज कैसे बना लेते हैं आप? क्विज तो इजी है, क्विज में क्या मुश्किल है। अभी मैं करूंगा तो आप कहोगे सर हमने इस तरह सोचा नहीं। आप प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए आपको चीज मुश्किल लगती है। क्विज तो बहुत इजी है। ये देखो, सर इजी तो है, मगर सर ये लंबा बहुत था। और लिखना आपको पता अभी मैं आपको कराता हूँ, 2 मिनट से ज़्यादा आती नहीं। होगी आपको क्लास में मैंने रिकॉर्ड की है। और ऐसे में लिखना चाहिए। थैंक यू बेटा। बाकी लोगों को क्विज अपलोड करने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाए सॉल्यूशन पे। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। 235 इज इनफ। ये आपका क्विज है। पूछा उसने आपसे क्या था कि आपने वोल्टेज और करंट की कर्व ड्रॉ करनी है। सर्किट आपको गिवन है, सर्किट का टॉर्क कोई मुझे बताएगा क्या है? आपको सिंपल उसको क्या करना है, दो टॉप सेक्टर लिखो, ठीक है। पहले सर्किट का टॉर्क क्या होगा? 5 टाइम रखेंगे आप 4 से और 100 पैदा रखेंगे 6 किलो। आप इस फिल्टर डिजाइन करेंगे, इसके नाम खास करेंगे जैसे भी आपको लिखना था प्रोसेसर के बेस पे, बाकी आप कोई लिखेंगे। आवाज आ रही है सब? फिर आपके पास उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर होगा उसको टॉप ऑफ 259,200, ठीक है। और दूसरे सेगमेंट को आपने दूसरे इनपुट को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ऊपर का नाम, आवाज आ रही है सब लोग? ठीक है। और फिर आप उसको हेलो सर। यस सर, आप आंसर क्यों नहीं कर रहे? आपकी आवाज आ रही थी। ये आपका क्विज है जिसमें उसने आपको कहा है कि इनिशियली कैपेसिटर आपके पास 0 वोल्ट के ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब है कि कैपेसिटर आपके पास अनचार्ज है। स्विच इज मूव टू पोजीशन 1 फॉर 1 सेकंड। 1 सेकंड तक पोजीशन 1 पे स्विच रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपका स्विच क्लोज हो जाएगा यहाँ पर कितने टाइम के लिए? 1 सेकंड के लिए। सर्किट का टॉर्क कितना है? टॉ इज इक्वल टू RC। इस सर्किट का टॉर्क कितना बनेगा? 5 into 40 200 K और माइक्रो है, 10⁻⁻6 into 10⁻3। तो आपके पास ये 200 मिली सेकंड बनता है टॉर्क। स्विच कितनी देर के लिए ओपन है? 1 सेकंड के लिए। तो 1 टॉ 200 मिली सेकंड है, तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट 5 टॉ टाइम आपके पास है 1 सेकंड। 5 टॉ के लिए आपका स्विच ओपन है। तो आपको वोल्टेज और करंट की कर्व बनानी थी कैपेसिटर के लिए। वोल्टेज की कर्व भी आपने पढ़ी हुई है, करंट की कर्व भी आपने पढ़ी हुई है। वोल्टेज की कर्व 0 से स्टार्ट होती है और 5 टॉ टाइम में कंप्लीट होती है, राइट। करंट की कर्व मैक्सिमम से स्टार्ट होती है 0 के ऊपर और 5 टॉ टाइम में 0 को अप्रोच। 1 टॉ पे आपने पढ़ा हुआ है करंट कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाता है? 63.2%। टोटल वोल्टेज है 1 सेकंड के लिए आपका कैपेसिटर चार्ज रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपके पास 1 सेकंड है 5 टॉ टाइम, तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया था 20 वोल्ट तक। आप इक्वेशन से निकालें वैल्यू या बेसिक जो इसकी डिस्क्रिप्शन थी। 20 का 63.2% निकाल लें फर्स्ट वैल्यू, 20 का 86 है सेकंड आपके पास जो परसेंटेज है निकाल लें 2 टॉ के ऊपर। सेकंड वैल्यू 20 का थर्ड निकाल लें, मेरे ख्याल से 96% है। 20 का फोर्थ निकाल लें, फिफ्थ निकालने की जरूरत नहीं है, 99.3% 20 का जो आपको बनता है। ये कर्व ड्रॉ करने में और कैलकुलेटर से ये परसेंटेज निकालने में कितना टाइम लगता है?
मुझे तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलता। लो पास फिल्टर की डिजाइन जो आपने सेम ही पोजीशन करंट के साथ थी। करंट इनिशियली मैक्सिमम है, 1 टॉ के बाद करंट ड्रॉप हो जाता है 63.2%, 2 टॉ के बाद ड्रॉप हो चुका होता है 86 पॉइंट समथिंग %, 3 टॉ के बाद, 4 टॉ के बाद, 5 टॉ के बाद करंट जीरो हो जाता है। ये कर्व आपने सिंपली ड्रॉ करने थे। इंप्लीमेंट करवा दें या कुछ कर दोगे? IC और VC, ये आपका क्विज, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा का नहीं था। अगर आप फिर एक काम करें ना, मैं यहाँ से फिलहाल सी को कम करता हूँ, ठीक है? ठीक हो गया? आप इसको इंप्लीमेंट कोई करें। क्वेश्चन हो इसमें? मैं इधर ही बैठा हूँ और आप पर जा रहे हैं, तो आपको कोई क्वेरी है मेरे से आपने ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको यहाँ पे आके जवाब दे दूँगा, ठीक है? किसी तो ये का t equal to 1 t 2 t सर ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके निकाल सकते थे इससे। बिल्कुल, मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप ना निकालें, आप फार्मूले के अंदर निकालें ना। तो T इक्वल टू 1 टॉपिक कितना आएगा? 63.2% ही आएगा। आप फार्मूले से निकालो या आप उसके जो कैपेसिटर की चार्जिंग बिहेवियर उससे निकालो। क्लास लीड नहीं कर रहे हैं आप 20 का 63.2% निकालो और फार्मूले में 1 T पुट करके निकालो, एग्जैक्टली सेम आएगा। मैं फिर आपके ना आपसे जो भी क्वेरी होगी, ठीक है? ठीक है, इसलिए मैंने आपको एग्जैक्ट टॉप पे वैल्यू पूछी थी। अगर मैं टाइम आगे पीछे करता तो फिर ऑब्वियसली आपको फार्मूला यूज़ करना ही करना था। तो जब कोड रन करें इसी लाइन में कोई भी T इक्वल टू 1 टॉ 2 टॉ 3 टॉ। 1 टॉ के ऊपर आपको पता है 63.2% है, 2 टॉ के ऊपर, 3 टॉ के ऊपर, 4 टॉ के ऊपर, 5 टॉ के ऊपर आपने जस्ट वैल्यूज निकालनी है। मोबाइल के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कल भी मैंने आपको ये कर्व उसका वो शो किया था। तो जनरल डायरेक्ट वो है कैपेसिटर का जो ठीक है, तो आप behavior। सॉल्व करें इसको। बस 5 सेकंड आपके बोलेंगे। सर आप 24 के बाद एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं बेटा, 34 के बाद एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मैंने आपको 1 मिनट पहले एक्स्ट्रा दिया था, 34 के बाद एक्सेप्टेबल। ठीक हो गया? ये आपका क्विज था, क्विज नंबर 6। सर क्विज बस खत्म हो गया। हाँ जी बेटा, क्विज खत्म हो गया। क्विज तो 34 के बाद खत्म हो गया। नहीं मतलब कहने का मकसद ये कि 6 क्विज होने थे ना, वो उसमें खत्म हो गए हाँ जी, क्विज आपके 6 पूरे हो गए। और असाइनमेंट्स भी 6 ही होंगे। नहीं, असाइनमेंट आपकी 3 थी, पूरी हो गई। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। सर आपने कहा था एक से एक्स्ट्रा लूंगा। सर इन पेजेस में कोई एक्स्ट्रा लिया है आपने सर, जिसमें मतलब किसी में कम हो तो उसको आपने? नहीं, इसमें कोई भी क्विज एक्स्ट्रा नहीं लिया। जो आपका फर्स्ट क्विज था, जो मैंने कहा था चेक नहीं करूंगा, उसके मैंने आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए। इन 6 में कोई भी एक्स्ट्रा क्विज नहीं। सर कोई एक्स्ट्रा क्विज आप लेंगे कि नहीं अभी, मतलब कोई भी? फाइनल ले लें। अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मंडे से अगर आपकी ऑन कैंपस हो जाती है यूनिवर्सिटी और आपकी लैब्स हो जाती हैं तो फिर तो टाइम नहीं बचेगा। हाँ, अगर ऑनलाइन हुए तो आपके वाइवास वगैरह कंडक्ट करने के बाद एक्स्ट्रा क्विज अरेंज कर लेंगे। अगर ऑनलाइन नहीं हुए तो आपके 2 दिन वाइवास में चले जाएंगे, तो उससे अगली जो क्लास होगी फिर उसमें हम क्विज अरेंज करेंगे। सर जिनके क्विज मिस हो गए वो क्या करें? कौन सा क्विज मिस हुआ आपका? सर मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा क्विज मिस हुआ है। फर्स्ट क्विज तो मैंने कहा था रीअरेंज करूंगा, बाकी जिनके बीच में मिस हुआ है उसका तो मैंने फिलहाल कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर क्विज को दोबारा से रीअरेंज किया जाए। सर रीअरेंज नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्विज ले लें ताकि मैनेज हो जाए। वो मैंने कहा है ना, आपका सेकंड वीक में वाइवास हैं, अगर ऑनलाइन हुए तो वाइवा कंडक्ट करने के बाद फिर क्विज अरेंज करना। ये आपका ऐसी फंडामेंटल्स का लास्ट टॉपिक है। आज हम इसको भी क्लोज करते हैं। इसमें कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके, हमने डीसी सर्किट्स के साथ पावर्स वगैरह पढ़ी हैं, एसी सर्किट्स के साथ पावर, अपेरेंट पावर, रियल पावर वगैरह का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। डीसी सर्किट के साथ हमने रेजिस्टेंस देखी थी जो करंट को अपोज करती है।
ऐसी सर्किट्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है उसको एक्चुअली रेजिस्टेंस नहीं कहा जाता, वो इम्पीडेंस बन जाती है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे कि इम्पीडेंस क्या चीज़ है, ऐसी सर्किट के अंदर पावर क्या होती है, रियल और एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, अपेरेंट पावर क्या होती है, और इन तमाम पावर्स को मिला के एक ट्रायंगल बनती है, उसको हम पावर ट्रायंगल कहते हैं, वो किस तरह बनती है, और पावर फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। जो सबसे पहली चीज़ है वो है इम्पीडेंस। जिस तरह डीसी सर्किट में आपके पास रेजिस्टर होता है जो करंट को अपोज करता है तो हम उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। जब ऐसी सर्किट आ जाता है तो ऐसी सर्किट के अंदर जो करंट को अपोज करने वाली चीज़ है उसको इम्पीडेंस कहते हैं। तो ये रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर इन सब का कम्बिनेशन होता है, इसलिए इसको इम्पीडेंस कहा जाता है। The opposition that a circuit elements present to a current in phasor domain is defined as the impedance. The impedance of the element of figure 16.37, ये एक एलिमेंट उसने दिया है, जिस तरह रेजिस्टर की वैल्यू हम R में रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पीडेंस को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज फेजर टू द करंट फेजर, जैसे रेजिस्टेंस आपके पास बराबर होती है R इज इक्वल टू V/I के, यहाँ पर भी एग्जैक्टली Z आपके पास बराबर होता है V/I के, लेकिन ये फेजर डोमेन में फेजर वैल्यू है। ठीक है, जो बोल्ड आपको नजर आता है कैपिटल V और कैपिटल I, ये एक्चुअली फेजर वैल्यू होती है। फेजर वैल्यू कौन सी है? RMS वैल्यू जो हमने निकाली थी। ठीक है, हमने फेजर ड्रॉ किया था तो हम उस फेजर की जो RMS वैल्यू निकालते हैं उसको हम बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपके पास इम्पीडेंस है Z, वो भी बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट होती है, और ये बोल्ड V ओवर बोल्ड I के बराबर होता है। बोल्ड V और बोल्ड I का मतलब ये है कि आपके पास वोल्टेज और करंट का भी फेजर होगा। ठीक है, जब आपके पास फेजर है तो फिर उसका एक स्पेसिफिक एंगल भी आता है, तो हम इसको V/I विद एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल थीटा। ठीक है, जी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जो आपके पास इम्पीडेंस आती है, ये एक्चुअली कम्प्लेक्स नंबर के तौर पर ट्रीट होती है। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जो A+B आयोटा की फॉर्म में होते हैं, या X+Y आयोटा जो होता है आपके पास, YI भी इसको पढ़ते हैं, Y आयोटा भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड अगर हमने निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हैं? सर वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें। हाँ जी, A+B आयोटा का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सर √A² + B²। A² + B² अंडर द रूट। और अगर मुझे एंगल निकालना हो तो? सर वो tan इनवर्स से हो जाएगा। tan इनवर्स B/A। ठीक है, जी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा, हम आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे। जब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसका मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है A² + B² अंडर द रूट। और अगर उसका एंगल पूछा जाए, ये जो थीटा साथ लिखा हुआ है, जो एंगल अगर आपसे पूछा जाए तो एंगल थीटा आप बता सकते हैं tan इनवर्स B/A से। ठीक है, where V and I are the RMS magnitudes, कैपिटल V, बोल्ड V और बोल्ड I जहाँ भी आप देखेंगे तो ये फेजर है, और फेजर का मैग्नीट्यूड भी कौन सा है? RMS मैग्नीट्यूड है, ये चीज़ याद रखनी है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और थीटा उन दोनों के दरमियान का एंगल होगा, V और I के बीच में जो भी एंगल बनता है। ठीक है, तो इसलिए आप Z को Z विद एंगल थीटा भी लिख सकते हैं अगर आप उसकी फेजर की वैल्यूज पुट कर दें तो। अब इस पे आ जाए, इम्पीडेंस फॉर बेसिक सर्किट एलिमेंट्स R, L and C। Let us now determine impedance for the basic circuit element R, L and C। R की impedance क्या होगी? R itself। अगर मैं R की impedance देखूं तो उसको हम ZR से लिखते हैं। ठीक है, Z के सबस्क्रिप्ट में आप R डालेंगे तो ये शो करता है कि ऐसी सर्किट के अंदर जो रेजिस्टर है वो कितनी impedance शो कर रहा है। For a pure resistance, voltage and the current are in phase. Thus, if the voltage has an angle theta, current will also have an angle theta. For example, if VR is equal to VR angle theta and I is equal to I with angle theta, substituting in equation VR over I, V with angle theta, I with angle theta, थीटा से कैंसिल हो जाएगा, या दूसरे लफ्जों में अगर ऊपर लेट्स सपोज थीटा है तो नीचे वाला थीटा ऊपर जाके माइनस हो जाता है, जो भी आपके पास एंगल था वो जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये VR 90 डिग्री था तो I भी 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि रेजिस्टर लीनियर एलिमेंट है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज और करंट है वो दोनों इन फेज होते हैं, उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो एंगल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो वापस वैल्यू जो बचेगी वो क्या बचेगी? V/I विद एंगल 0 डिग्री। तो जो रेजिस्टर है उसकी इम्पीडेंस को अगर आप ZR से रिप्रेजेंट करें
तो जी आर एग्जैक्टली इक्वल होगा आर के। ठीक है, प्योर रेजिस्टर की जो इम्पीडेंस है वो हमेशा जी आर होती है और वो आर के ही इक्वल होती है, क्योंकि आर के ऊपर वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज है। अब आप आ जाएं कैपेसिटर के ऊपर और इंडक्टर के ऊपर, ये इसको पढ़ लें। दिस agrees with what we know about resistance circuit. The ratio of the voltage to the current is R and that the angle between them is 0 degree. इंडक्टेंस के केस में क्या होगा? अगर मैं इंडक्टेंस की बात करूं तो इंडक्टेंस क्या है? फॉर अ प्योर इंडक्टर करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इंडक्टर के अंदर जो करंट है वो वोल्टेज को 90 डिग्री पे लैग करता है। Assuming a 0 degree angle for the voltage, we can assume any reference we want because we are interested only in the angle between VL and I. जो इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर जो करंट है वो 90 डिग्री लैग करता है वोल्टेज को। लैग करने का मतलब क्या है कि आपके पास जो एंगल है आई का जो एंगल है वो कितना होगा? -90 डिग्री। तो अगर हम वोल्टेज को रेफरेंस मान लें, रेफरेंस का मतलब क्या है कि वोल्टेज 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, VL विथ 0 डिग्री, और आई आपके पास आ जाएगा आई विद एंगल -90 डिग्री, क्योंकि आई लैग कर रहा है तो लैगिंग एंगल जो है वो -90 डिग्री से रिप्रेजेंट हो रहा है। द इम्पीडेंस ऑफ प्योर इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस की इम्पीडेंस क्या होगी? जी एल क्या हो जाएगा आपके पास? वी ओवर आई। तो वी हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा वी एल ओवर आई एल। ठीक है, वी एल आपके पास किस एंगल पे है? 0 डिग्री पे है, और आई एल आपके पास किस एंगल पे है? -90 डिग्री पे। अगर आप इसके एंगल को -90 को जब ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो 0 माइनस इंटू -90, तो एंगल आपके पास हो जाएगा +90 डिग्री। वी एल ओवर आई जो है उसको आप डिवाइड कर लेंगे, जो भी आपके पास अगर फेजर की फॉर्म में ये मैग्नीट्यूड आता है तो हम आगे एग्जांपल करेंगे, तो ये मैग्नीट्यूड सिंपली डिवाइड हो जाता है। अगर ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है तो पहले आप इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, बहरहाल आप ये देखें कि वी एल ओवर आई जो भी बनेगा उसके साथ एंगल आ जाएगा +90 डिग्री। तो जो इंडक्टर की इम्पीडेंस है वो जी एल के इक्वल है और वो हमेशा बराबर होती है वी एल ओवर आई विथ एंगल 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री कैसे आया? ये एक्चुअली वी एल विथ एंगल 0 डिवाइडेड बाई आई एल विथ एंगल -90 डिग्री से आता है। तो जो आपके पास ये वी एल है इसको इसने लिखा है ओमेगा एल विथ एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ओमेगा एल को आप जो पॉजिटिव एंगल है ये प्लस जे एक्सेस पे होता है, तो अगर आप इसको जे ओमेगा एल लिखें तो आप इसको जे ओमेगा एल लिख सकते हैं। इसलिए जो आपके पास जी एल है ये हमेशा बराबर होता है जे ओमेगा एल के, या इसको हम जे एक्स एल भी लिखते हैं। एक्स एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्चुअली इंडक्टर की इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ओमेगा एल के बराबर है, और ओमेगा इटसेल्फ किसके बराबर होता है? 2πf। इसलिए आपने ये देखा होगा, आपने पढ़ा था, जो अगर आप इसकी वैल्यू देखें इंडक्टर की जो ओमिक वैल्यू है तो ये आपके पास बराबर होती है 2πfl के। याद है आपको ये फार्मूला? आपने कैपेसिटर के केस में 1/2πfc होता है और इंडक्टर के केस में हम इसको 2πf इंटू एल लिखते हैं। ये जो 2πf है ये एक्चुअली ओमेगा एल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी एल बराबर है जे एक्स एल के या जे ओमेगा एल। ठीक है, एग्जाम्पल 16.16 है इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ये जो अभी हमने डिस्कस किया। कहता है कंसिडर एन एग्जाम्पल 16.12 अगेन, जो आपने ऊपर कहता है डिस्कस किया है। गिवन VL इज इक्वल टू 100 साइन 400t प्लस 70 डिग्री। VL की इक्वेशन उसने आपको दी हुई है 100 इंटू साइन 400t प्लस 70 डिग्री। मैग्नीट्यूड आपको पता है VM 100 है, ओमेगा आपको दिया हुआ उसने 400, एंगल उसने आपको दिया हुआ है +70 डिग्री। इंडक्टर की वैल्यू उसने आपको बता दी है 0.2 हेनरी। पूछा आपसे क्या है? डिटरमिन IL यूजिंग द इम्पीडेंस कॉन्सेप्ट। आप IL बता दें यूजिंग इम्पीडेंस कॉन्सेप्ट। IL की वैल्यू हम निकालेंगे जो इम्पीडेंस का फार्मूला है। इम्पीडेंस का फार्मूला क्या है? GL इज इक्वल टू VL ओवर IL। तो हमने IL की वैल्यू निकालनी है, तो VL और IL निकालने के लिए आपको पहले फेजर डोमेन में जाना होगा। हमने कहा है कि जो आपके पास GL है उसको हम फेजर डोमेन में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको VL चाहिए, तो इंडक्टर की वोल्टेज आपके पास क्या है इन फेजर? 0.707 ऑफ VM। हमने ऊपर डिस्कस किया था ना पहले लेक्चर में, आपके पास RMS किसके बराबर होता है? 0.707 इंटू VM या IM।
तो हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो 0.707 इंटू 100, इसलिए आपको ये 70.7 नजर आ रहा है। वोल्टेज आपके पास आ जाएगा 0.707 इंटू 100, जो कि 70.7 के बराबर है, विद एंगल 70 डिग्री, क्योंकि वोल्टेज का एंगल उसने खुद दिया हुआ है, आपने जस्ट इसके साथ मेंशन करना है। इसका फेजर क्या होगा, 70.7 वोल्ट्स, और एंगल क्या होगा, 70 डिग्री। ठीक है, ओमेगा उसने आपको दिया हुआ है 400 रेडियन पर सेकंड, 400 टी था, तो ओमेगा टी होता है ये, ओमेगा उसने दिया हुआ आपको 400। सिमिलरली जी एल आप निकालना है, जी एल किसके बराबर है, जे ओमेगा एल के, जे अपनी जगह पर आ गया, ओमेगा आपने पुट कर दिया 400, इंडक्टर की वैल्यू 0.2 हेनरी है, आपने 0.2 पुट कर दिया, आपके पास जो जी एल है या इम्पीडेंस है वो आपके पास आ जाती है J80 ओम। ठीक है, इंडक्टर की आई एल आपके पास किसके बराबर है, वी एल ओवर जी एल के, जी एल बराबर है वी एल ओवर आई एल के, तो हमने आई एल निकालना है, तो आई एल इज इक्वल टू वी एल ओवर जी एल। वी एल की वैल्यू आपके पास क्या है, 70.7 विद एंगल 70 डिग्री, डिवाइडेड बाई जी एल आपके पास क्या है, J80 ओम, तो आपके पास 70.7 डिवाइडेड बाई 80, और एंगल आ जाएगा ऊपर 70 डिग्री है, और जब आपके पास जे ओमेगा एल जो था, तो जे हमने कब उसके साथ लगाया था, जब हमने 90 डिग्री को रिमूव किया था, तो J80 ओम या जी एल का जो एंगल है वो क्या है, प्लस 90 डिग्री, तो हमने 80 इसका मैग्नीट्यूड विद एंगल 90 डिग्री मेंशन कर दिया। ठीक है, तो 70.7 डिवाइड बाई 80 इसको डिवाइड कर दें और एंगल को ऊपर ले जाके माइनस कर दें। 70.7 डिवाइड बाई 80 को आप सॉल्व करें तो ये बनता है 0.884 एम्पेयर, और एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, 70 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनता है IL 0.884 एम्पेयर विद एंगल माइनस 90 डिग्री। ये आपके पास फेजर डोमेन में है। आपका क्वेश्चन किस में था, साइनोसाइडल वेव फॉर्म की टाइम डोमेन में था। ठीक है, तो हमने इसको टाइम डोमेन में दोबारा लिखना है। सर ये -20 कहाँ से आ गया? हाँ जी बोले, ये -20 कहाँ से आ गया? ये एंगल माइनस होगा ना, न्यूमरेटर वाले एंगल में से डिनोमिनेटर वाला एंगल माइनस होता है। न्यूमरेटर में आपके पास 70 डिग्री है, माइनस डिनोमिनेटर का एंगल 90 डिग्री, तो 70 माइनस 90 माइनस 20 डिग्री। सर ये तो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। नहीं, एंगल डिवाइड नहीं होता, फेजर डोमेन में एंगल कभी भी डिवाइड नहीं होता। मैग्नीट्यूड्स या वैल्यू डिवाइड होती है, एंगल डिवाइड नहीं होता, एंगल माइनस होता है। ठीक है सर। ऊपर वाले में से न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस होता है। ठीक है, एंगल हमेशा माइनस होगा। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर से फेजर डोमेन में जाते हैं या उसका मैग्नीट्यूड डोमेन में जाते हैं तो एंगल्स माइनस होते हैं। वीएल का बता सकते हैं 70.7, वीएल का क्या बताऊं बेटा, इसे 70.7 वोल्ट्स, ये कहाँ से आ गया? आरएमएस वैल्यू है। 100 वोल्ट का आरएमएस क्या होगा, 1/√2 इंटू 100, तो 70.7 बनता है। ठीक है, और ये आरएमएस वैल्यू में, ये आपकी आरएमएस वैल्यू। सही है, सही। ठीक हो गया, ये आपके पास फेजर डोमेन में आंसर आया है। इसको हमने टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करना है। तो जब मैं इसको टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करूंगा तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये फेजर डोमेन है, तो आपने फेजर डोमेन से वापस इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है। एंगल वही रहेगा, जो मैग्नीट्यूड है वो कन्वर्ट होगा। तो जब मैं इसको आरएमएस से दोबारा टाइम डोमेन में लेके जाऊंगा या वीएम की फॉर्म में लेके जाऊंगा तो √2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो जो आपके पास IL बनेगा वो आ जाएगा √2 इंटू 0.884 साइन 400t विथ माइनस 90 डिग्री, तो आपके पास ये रिजल्टेंट आ जाएगा 1.25 साइन 400t माइनस 20 डिग्री। ये आपकी साइन वेव बनेगी करंट के लिए। ठीक है, सॉल्व आपने फेजर डोमेन में करना है और उसको दोबारा टाइम डोमेन की फॉर्म में लिखना है। अब आप इसको सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस डायग्राम से। आपके पास इंडक्टर के अंदर IL करंट था, VL का मैग्नीट्यूड 70.7 वोल्ट विद एंगल 0 डिग्री है, IL का मैग्नीट्यूड आपने खुद निकाल लिया, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं 0.884 विद एंगल माइनस 90 डिग्री, और आपके पास जो इम्पीडेंस इसकी थी वो कितनी है, J80 ओम। ठीक है, या 80 विद एंगल 90 डिग्री अगर आप फेजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ठीक हो गया। अब कैपेसिटर पे आ जाए। कैपेसिटर की इम्पीडेंस क्या होती है, इसको हम ZC कहते हैं। ठीक है, और ये बराबर होती है JXC के, और XC इटसेल्फ बराबर होता है 1/2πfc। ठीक है, तो जो आपके पास ZC है वो
जे एक्स सी के बराबर है। हाँ जी, कौन बोल रहा है? XC सर, सर मैं बोल रहा हूँ XC सर। एक्स सी, ठीक है सर। ठीक है। और एक्स सी आपने पढ़ा हुआ है कैपेसिटर की जो ओमिक वैल्यू है वो बराबर होती है 1/ओमेगा सी के, या 1/2πfc हम इसको लिखते हैं। कैपेसिटर इंडक्टर को हम लिखते हैं XL और कैपेसिटर को हम लिखते हैं XC। और XL बराबर होता है 2πfL के और XC बराबर होता है 1/2πfc के, ठीक है। जब भी प्योर कैपेसिटेंस की बात होगी तो करंट हमेशा लीड करेगा कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय 90 डिग्री। अगर करंट लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री तो GC बराबर है VC ओवर IC के, ठीक है। VC का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, वोल्टेज हमारा रेफरेंस है। करंट है आपके पास IC का एंगल क्या है? प्लस 90 डिग्री, क्योंकि करंट लीड कर रहा है। तो VC बाई IC आप अलहदा कर लें और एंगल को माइनस कर दें, 0 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो आपके पास एंगल आ जाएगा माइनस 90 डिग्री। या VC ओवर IC XC के बराबर होता है और XC बराबर है 1/ओमेगा C के, 1/ओमेगा C विद एंगल माइनस 90 डिग्री आप इसको लिख सकते हैं। या माइनस 90 डिग्री को आप खत्म कर दें तो माइनस 90 डिग्री एक्चुअली माइनस जे एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम इसको ओम एक वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस जे ओवर ओमेगा सी ओम्स। अगर आपको ओमेगा भी पता है, सी भी पता है, तो आप बता सकते हैं कि इसकी ओमिक वैल्यू क्या होगी या इसकी इम्पीडेंस क्या होगी, GC, ठीक है। जिस तरह रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 ओम 20 ओम, इसी तरह ZL भी है, आप उसको इम्पीडेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी ओम्स में आता है। और जो आपके पास कैपेसिटर है GC, इसका भी इम्पीडेंस आपके पास ओम की फॉर्म में आता है, इसलिए इसने साथ ओम यूनिट मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो GC को हम लिख सकते हैं माइनस जे XC या माइनस जे इंटू 1/ओमेगा C। XC इटसेल्फ बराबर है 1/ओमेगा C के, ठीक है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन आपको वोल्टेज वेव फॉर्म दी हुई है, VC इज इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी माइनस 40। फ्रीक्वेंसी उसने आपको बताई हुई है 100 हर्ट्ज या 1 किलो हर्ट्ज। C उसने आपको बताया है 10 माइक्रोफेरेड है। डिटरमिन IC, उसने कहा है करंट की वैल्यू आप बता दें। और ये जो IC की नोटेशन है इसको आप अगेन गौर से देखें, ये टाइम डोमेन नोटेशन है, ठीक है, फेजर डोमेन नहीं। फेजर डोमेन में IC कैपिटल और बोल्ड होता है, ठीक है। तो आपने टाइम डोमेन में अगेन IC की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले तो मुझे XC चाहिए और XC बराबर है 2πfc के, और 2πf किसके बराबर है? ओमेगा के बराबर है। तो सबसे पहले तो मुझे ओमेगा कैलकुलेट करना होगा। ओमेगा आपके पास आ जाएगा 2πf, फ्रीक्वेंसी उसने आपको दी हुई है, 2π आपके पास है, आप कैलकुलेटर से निकाल लें तो ये आपके पास आ जाता है 6283 रेडियंस पर सेकेंड, 6283 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा आपके पास आ गया, तो अब आप वोल्टेज जो इंडक्टर कैपेसिटर का वोल्टेज है उसका फेजर निकाल लें। कैपेसिटर का वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, तो उसका फेजर आप जब निकालेंगे तो आपको RMS एक्चुअली चाहिए। 0.707 इंटू 100 करेंगे तो 70.7 वोल्ट्स आपके पास VC आ जाएगा। और एंगल कितना है VC का? माइनस 40 डिग्री। ये इक्वेशन में गिवन है, वो इसने आपने इसके साथ मेंशन कर दिया। फेजर में जब भी आप लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड और उसके साथ उसका एंगल मेंशन करना है लाजमी। तीसरी चीज़ आपको क्या चीज़ चाहिए? कैपेसिटर की इम्पीडेंस चाहिए। कैपेसिटर की इम्पीडेंस किसके बराबर है? माइनस जे ओवर ओमेगा सी के या माइनस जे एक्स सी के। तो आपके पास ओमेगा भी है, सी भी है, तो आप वैल्यू पुट कर दें माइनस जे इंटू 1/ओमेगा 6283 इंटू 10 माइक्रोफेरेड आपके पास कैपेसिटर है, तो 10 इंटू 10⁻⁻6, तो माइनस जे 15.92 ओम्स, या आप इसको लिख सकते हैं 15.92 विद एंगल 90 डिग्री, ठीक हो सर गया? बात सुने सर। हाँ जी, सर ये माइनस ये किसकी इक्वल है सर? माइनस जे नेगेटिव एक्सिस को, माइनस जे एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस जे एक्सिस कितने पे होता है? माइनस 90 डिग्री पे। माइनस 90 डिग्री पे, यस ना सर, वही आपने पिछले वाले न्यूमेरिकल में माइनस 90 डिग्री को जे से चेंज कर दिया था ना? नहीं, उसको प्लस जे से किया है, वो जे XL है। इंडक्टर के केस में पॉजिटिव 90, कैपेसिटर के केस में माइनस 90। सर ये VC की किस तरह है ये? VC RMS वैल्यू है। आपका मैग्नीट्यूड क्या है? VM का RMS निकालें। 100 का RMS क्या होता है? सर VC का फार्मूला क्या किसके इक्वल होता है सर, फिर बताइएगा। VC का फार्मूला नहीं है, VC आपके पास फेजर है, तो आपके पास जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या है? 100।
तो इसका फेजर कितना 100 होगा? फेजर आरएमएस वैल्यू से आता है। तो मुझे फेजर ड्रॉ करने के लिए 100 का आरएमएस चाहिए। 100 का आरएमएस कितना होता है? 0.707 इंटू 100 या 1/√2 इंटू 100, तो 70.7 बनता है। सर ठीक हो गया सर। ठीक है, वीएम का आपने आरएमएस निकाला है। ये आपके पास वीएम है ना, पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में ये डिस्कस किया हुआ। वीएम और आईएम को जब आप आरएमएस में कन्वर्ट करेंगे या फेजर में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसका आरएमएस बनाते हैं। तो आरएमएस किसके बराबर है? 0.707 इंटू वीएम या 0.707 इंटू आईएम। ठीक है, तो यहाँ पर वीएम 100 है, तो आप इसका जब आरएमएस बनाएंगे सर तो मतलब 7.7। वीएम की जो भी वैल्यू हुई सर उसे 0.77 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने जब भी आरएमएस, बिल्कुल यही करना है, आपने जब भी आरएमएस वैल्यू या फेजर ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको जो टाइम डोमेन मैग्नीट्यूड है वीएम या आईएम, उसका आरएमएस बनाना है। दैट्स इट। तो हम जी ओके सी सर। सॉल्व भी फेजर डोमेन में करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको आरएमएस बनाने हैं। अगर वी गिवन है तो वी का आरएमएस बनाओगे, आई गिवन है तो आप आई का आरएमएस बनाएंगे। ठीक हो गया? 100 का आरएमएस आपने बना दिया 70.7। जी सी आपके पास आ गया -j 15.92 ओम्स, या आप इसको 15.92 विद एंगल 90 डिग्री -90 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक हो गया? अब आप आईसी निकाल लें फेजर डोमेन में। आईसी किसके बराबर है? वीसी ओवर जीसी के। वीसी आपने निकाल लिया फेजर डोमेन में 70.7 विद एंगल -40 डिग्री बनता है। आईसी आपने निकाल लिया है, सॉरी जीसी आपने निकाल लिया है 15.92 विद एंगल -90 डिग्री। -j 15.92 था, तो -j को आप ख़त्म कर दें तो एंगल में रिप्रेजेंट करें तो वो -90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 70.7 डिवाइड बाई 15.92 कर लें, ये आपके पास बनता है 4.442, और एंगल आप निकालना है तो -40 इंटू -90, तो -40 प्लस 90, 50 डिग्री आपका, प्लस 50 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। तो ये आपके पास फेजर डोमेन में आंसर है। आईसी, उसने आपसे पूछा हुआ है स्मॉल आईसी टाइम डोमेन में। तो ये जो फेजर है इसको आपने टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है। जब मैं इसको टाइम डोमेन में लिखूंगा, मुझे इसका एंगल पता है और इसका मैग्नीट्यूड पता है, तो इसके मैग्नीट्यूड को मुझे टाइम डोमेन में अगेन कन्वर्ट करना होगा। तो मैं एक्चुअली आरएमएस वैल्यू से दोबारा टाइम डोमेन में जाऊँगा। टाइम डोमेन में जाने के लिए मुझे इसको √2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा या 0.707 के साथ डिवाइड करना होगा। आरएमएस में जाने के लिए 0.707 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वापस टाइम डोमेन में आने के लिए 0.707 के साथ डिवाइड करते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 6.28 बनता है मैग्नीट्यूड इंटू साइन 6283 ओमेगा, जो आपको गिवन था टी, प्लस एंगल कितना था 50 डिग्री। तो ये आपकी टाइम डोमेन इक्वेशन आ जाएगी। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। आईसी आपके पास है, उसकी फेजर की फॉर्म में आप ये लिख सकते हैं आईसी 4.44 विद एंगल 50 डिग्री। वीसी आपके पास है फेजर की फॉर्म में 70.7 विद एंगल -40 डिग्री। जीसी आपके पास है -j 15.92 ओम्स, या आप इसको लिख सकते हैं 15.92 विद एंगल -90 डिग्री। ठीक है, नाउ ये हर एक का इंडिविजुअली हमने जो इम्पीडेंस है वो निकाल ली ओम की फॉर्म में। अगर आपके पास ये तीनों एक ही सर्किट के अंदर कंपोनेंट हो तो आप किस तरह निकालेंगे? अगर ये तीनों एक ही सर्किट के अंदर रेजिस्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा है और इंडक्टर भी लगा है, तो मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? टोटल इम्पीडेंस कैसे निकालूंगा? सर बारी बारी सबको सॉल्व करना है, एंड में ऐड कर लेंगे। हाँ जी, एग्जैक्टली। आप हर एक की इंडिविजुअल इम्पीडेंस निकालेंगे और आप इसको उसकी फेजर की फॉर्म में जिस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इसको कम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो रियल पार्ट रियल के साथ ऐड हो जाएगा और इमेजनरी के साथ ऐड हो जाएगा, तो आपके पास टोटल इम्पीडेंस आ जाएगी। लेकिन सॉल्व इंडिविजुअल होगा, सारे इसी तरह अब अलग सॉल्व होंगे। जी सी अलग से निकलेगा, जी एल अलग से निकलेगा, जी आर अलग से निकलेगा। ठीक है, सही हो गया? सर कोई एग्जांपल नहीं, वो करा के बता दें। एग्जाम्पल आगे आ जाएगी। मैं अभी जैसे आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि हमने एक एक करके निकाला है। अगर ये तीनों या दो इकट्ठे हों तो आप किस तरह से निकालेंगे? ठीक है, आगे एग्जाम्पल इसकी करेंगे। अभी मैं जस्ट इसका जो सिनारियो था वो आपके जहन में कंप्लीट करना चाह रहा था कि अगर ज़्यादा होंगे तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया?
अब पावर पे आ जाएं। अगर ऐसी सर्किट के अंदर मुझे पावर निकालनी हो तो मैं पावर कैसे निकालता हूँ? एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, पहले तो ये इन दोनों टर्म्स को आप समझ लें। एक्टिव पावर क्या है? इफ P हैज अ पॉजिटिव वैल्यू इट रिप्रेजेंट्स द पावर दैट इज रियली डिसिपेटेड बाय द लोड। फॉर दिस रीजन P is called the real power. In modern terminology, real power is also called the active power. यह आपको क्या बता रहा है कि ऐसी सर्किट के अंदर अगर आपके पास पावर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो रियल पावर है। इसको हम मॉडर्न टर्म्स में एक्टिव पावर भी कहते हैं। रियल पावर और एक्टिव पावर ये दोनों एक ही पावर के नाम है, और रियल पावर आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। रिएक्टिव पावर क्या है? द पोर्शन ऑफ द पावर दैट फ्लोज इनटू द लोड देन बैक आउट इज कॉल्ड द रिएक्टिव पावर। दिस कैन ओनली हैपन if load contains reactive element L or C. Since it first flows one way then the other way, its average value is 0. Thus reactive power contributes nothing to the average power to the load. जो रिएक्टिव पावर है वो कहता है ये एक्चुअली कौन सी पावर है? ये जो लोड को डिसिपेट भी होती है और फिर सर्किट को रिटर्न भी होती है। ये हमेशा कैपेसिटर पे होती है। जब कैपेसिटर को पॉजिटिव साइकिल मिल रहा होगा या इंडक्टर को पॉजिटिव साइकिल मिल रहा होगा तो उसकी जो पावर है, और जब उसका नेगेटिव साइकिल आएगा तो वही पावर जितनी उसको ट्रांसमिट हुई थी वही दोबारा रिलीज होकर सर्किट में चली जाएगी। तो एक्चुअल में अगर वो कहते हैं एवरेज अगर आप देखें, अगर आप 10 साइकिल आए हैं तो 10 साइकिल में आपके पास 10 पॉजिटिव साइकिल आए थे, 10 ही नेगेटिव आए थे। तो 10 दफ़ा सेम पावर पॉजिटिव आई है और 10 दफ़ा नेगेटिव आई है। तो अगर मैं 10 नंबर्स को इस तरह से ऐड कर लूँ कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उसका एवरेज निकाल लूँ तो एवरेज आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो वो कहते हैं इसका मतलब है रिएक्टिव पावर जो है ये सिर्फ आपको नजर आती है, एक्चुअली में ये एवरेज पावर ऑफ द एलिमेंट में या सर्किट में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती। जो एक्टिव पावर है ये एक्चुअली रियल पावर होती है, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपके पास, इसको हम रियल पावर कहते हैं। ये इसकी एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को जरा देख लें। फर्स्ट कंसिडर पावर टू द प्योरली रेजिस्टिव लोड। Here current is in phase with the voltage. Assume I is equal to this and V is equal to this. Then P is equal to VI. ठीक है, कहता है जो आपके पास रेजिस्टर है वो एक रियल एलिमेंट है और उसके अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, फेज सेम होता है। तो आप दोनों V और I को जो भी आपके पास साइन वेव्स आई हैं उनको आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। P इज इक्वल टू आई वी होता है, तो V की वैल्यू क्या है? VM साइन ओमेगा टी, वो आपने पुट कर दी। I की वैल्यू क्या है? IM साइन ओमेगा टी, वो आपने पुट कर दी। तो मैग्नीट्यूड्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, VM और IM, तो उसको आपने VM IM लिख लिया। साइन ओमेगा टी है, मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू आपके पास है, अगर VMI की वैल्यू है, T की वैल्यू है तो आप उसमें पुट कर दे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये जो पावर आएगी ये हमेशा पॉजिटिव आएगी और इसी को रियल पावर कहते हैं। लोड की पावर हमेशा आपके पास रियल पावर होगी जब रेजिस्टर आपके पास होगा, प्योर रेजिस्टर होगा, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टर के क्रॉस आपके पास जो पावर आ रही है वो P इज इक्वल टू VM IM साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपके पास आ रही है और ये पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। इसलिए आप इस कर्व को देखें, ये जो कर्व है ये एक्चुअली रेजिस्टर की है। जब फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल आएगा, ये जो ब्लैक वाला आपको नजर आ रहा है VM और आपके पास IM जो है ये डॉटेड ब्लैक वाला जो है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपको ऑरेंज कलर का पीक नजर आ रहा है, ये ऑरेंज कलर का पावर पॉजिटिव साइकिल के अंदर पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेजिस्टर के क्रॉस पॉजिटिव जब साइकिल होगा तो पावर क्या है? पॉजिटिव है। जब नेगेटिव साइकिल भी आएगा तो माइनस VM है और माइनस IM है, तो माइनस माइनस अगेन मल्टीप्लाई होकर आपके पास पावर दोबारा से पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो जो आपके पास प्योर रेजिस्टिव लोड है उसकी पावर की अगर मैं एवरेज निकालूं तो दो पीक्स हैं आपके पास VM IM डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास जो एवरेज पावर बनेगी वो एवरेज पावर क्या आ जाएगी? VM IM डिवाइडेड बाय 2। VM क्या है? वोल्टेज का पीक वैल्यू है, IM करंट का पीक वैल्यू है और डिवाइडेड बाय 2 आप कर लेंगे तो आपको एवरेज पावर मिल जाएगी फॉर रेजिस्टर। रेजिस्टर के केस में एवरेज पावर हमेशा बराबर होती है VM IM डिवाइडेड बाय 2 के, ठीक है। इसका ये एक और फार्मूला भी है, इसका आगे किस जगह पे यूज हुआ तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली क्या करता है। VM IM डिवाइडेड बाय 2 × 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, जो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा था ये वाला, एवरेज वैल्यू इसकी क्या बन जाएगी? VM IM डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको याद हो वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा के, ठीक हो गया। नाउ एवरेज पावर क्या है ये अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज पावर आपके पास किसके बराबर है? VM IM डिवाइडेड बाय 2 के।
Inspection of the power waveform of figure 17.3 shows that the average value lies halfway between 0 and its peak value. तो हाफ वे का मतलब क्या है, जो 0 और पीक के दरमियान जितना ही मैग्नीट्यूड है उसको डिवाइड बाय 2 कर दें, Vm Im डिवाइडेड बाय 2 आपके पास एवरेज पावर आ जाएगी. You can also get the same result by averaging equation 17.2 as we did in chapter 15. कहता है जो चैप्टर 15 में हमने निकाला था आप उसकी भी एवरेज निकाल सकते हैं. Since V the magnitude of the RMS value is Vm divided by under root 2 and I the magnitude of RMS is Im divided by under root 2, this can also written as P is equal to VI. फेजर की फॉर्म में भी आप इसको कहता है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Thus average power to a purely resistive load is P is equal to IV. फेजर की फॉर्म में आप लिखें तो आपके पास जो एंगल्स आ जाएंगे Im divided by under root 2 सॉरी RMS वैल्यू आ जाएगी, Vm divided by under root 2 RMS वैल्यू आ जाएगी. आप दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो आप फेजर की फॉर्म में भी पी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये भी आंसर आपके पास वॉट्स में आएगा. जो इंडक्टर है, इंडक्टर के केस में आपके पास पावर हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, क्या है, रिएक्टिव पावर आती है. फॉर प्योरली इंडक्टेंस लोड 17.4 है, आपको एग्जांपल में बताया है. करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, हमने ये ऊपर डिस्कस किया है कि वोल्टेज जो है वो इंडक्टर के केस में लीड कर रही होती है, या दूसरे लफ्जों में करंट जो है वो वोल्टेज से लैग कर रहा होता है बाय 90 डिग्री. तो वो कहता है हम इंडक्टर का जो करंट है उसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Vm इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी या Vm इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री. जो आपके पास वोल्टेज है, एंगल है वो 0 डिग्री पे और जो वोल्टेज है वो प्लस 90 डिग्री पे, यानी कि वोल्टेज लीड कर रही है करंट को, Im को. ठीक है. द एवरेज पावर टू एन इंडक्टेंस ओवर अ फुल साइकिल इज 0. ये हम अभी डिस्कस किए कि जब आपके पास कंप्लीट साइकिल होगा तो पॉजिटिव साइकिल में, पॉजिटिव हाफ में आपके पास पावर सर्किट को डिलीवर हुई है, नेगेटिव हाफ में वही सर्किट को रिवर्स हुई है. तो अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं तो 1 साइकिल या एक से ज़्यादा साइकिल भी हो तो एवरेज विल ऑलवेज बी 0. देयर आर नो पावर लॉसेज एसोसिएटेड विद प्योर इंडक्टेंस. कॉन्सिक्वेंटली PL इज इक्वल टू 0 वाट एंड द ओनली पावर फ्लोइंग इन द सर्किट इज रिएक्टिव पावर. कहते हैं जो आपके पास इंडक्टर है उसके क्रॉस जो पावर होगी वो हमेशा PL जो है वो आपके पास 0 वाट आएगी. वो क्यों आएगी, इस डायग्राम के थ्रू उसने रिप्रेजेंट किया. फर्स्ट हाफ साइकिल में देखें तो आपके पास पावर या एनर्जी स्टोर हुई है, सेकंड हाफ साइकिल में जितनी स्टोर हुई थी उतनी ही रिलीज हो गई है. थर्ड जो आपके पास सेकंड वेव है, एक्चुअली थर्ड साइकिल जब पॉजिटिव आया तो अगेन स्टोर हुई है, फोर्थ में वो दोबारा रिलीज हो गई. तो ये आपके पास वोल्टेज और करंट जो है ये फर्स्ट वाले साइकिल में आप देखें यहाँ तक, तो ये वोल्टेज और करंट यहाँ तक जो मिल के पावर बना रहे थे वो पॉजिटिव पहले स्टोर हुई है. सेकंड हाफ साइकिल में इन दोनों के प्रोडक्ट से जो पावर आई है उसको आप देखें तो ये नीचे लिखा हुआ है वो रिलीज हुई है. तो जितनी पावर है हाफ साइकिल के अंदर, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर स्टोर हो रही है, नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर उतनी ही पावर सर्किट से रिलीज हो जाती है. तो जो आपके पास एवरेज पावर आती है प्योर इंडक्टर के क्रॉस, वो आपके पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. ठीक है. Now, since QL is the product of voltage times current, जो आपके पास रिएक्टिव पावर है उसको QL से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. इट्स यूनिट इज वोल्ट एम्पेयर. इसका यूनिट क्या है आपके पास, वोल्ट एम्पेयर. रिएक्टिव पावर का यूनिट आपके पास क्या है, वोल्ट एम्पेयर. एवरेज पावर का यूनिट आपके पास क्या था, वाट. टू इंडिकेट द QL represents reactive volts ampere and an R is appended to yield a new unit that is VAR, volt ampere reactive. कहता है जो आपके पास QL है अगर उसकी आप पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसको VAR लिखते हैं. वोल्ट एम्पेयर इसका यूनिट है और R रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिएक्टिव है, तो इसको आप पढ़ते हैं वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव. तो QL या इंडक्टर की जो आपके पास रिएक्टिव पावर है उसको आप लिखते हैं VAR यूनिट के साथ. VAR किसका यूनिट है, रिएक्टिव पावर का, जिसमें V वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, A एम्पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और R ये शो कर रहा है कि ये रिएक्टिव पावर. ठीक है. QL को अगर मैं फेजर की फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ I²XL. सब्स्टिट्यूटिंग V इज इक्वल टू IXL. हमने ऊपर V पढ़ा है, वोल्टेज जो है इंडक्टर का IXL के बराबर है. तो I को आप कहता है लिख सकते हैं V/XL. तो आप सिंपली I की जगह V/XL पुट कर दें फेजर डोमेन में, तो ये आपके पास बराबर आ जाता है V²/XL. VAR इसका यूनिट है. ठीक है. नाउ कैपेसिटिव पावर. अगर आपके पास लोड कैपेसिटिव हो तो उसकी पावर को हम
देखते हैं कि वो क्या करती है। फॉर अ प्योरली कैपेसिटिव लोड करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो करंट का एंगल 0 है और वोल्टेज का एंगल -90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज लैग कर रही है और करंट लीड कर रहा है। करंट हमारा रेफरेंस है 0 डिग्री के साथ, ठीक है। अब आप ये देखें, ये आपके पास वोल्टेज करंट का कर्व ये जो डॉटेड है और ये ब्लैक वाला वोल्टेज क्या है। जो फर्स्ट साइकिल है अगर आप देखें तो आपके पास करंट -90 डिग्री से सॉरी वोल्टेज जो है वो -90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और करंट 0 से। तो ये जो आपको शेडेड ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है ये एक्चुअली पावर है, ये एनर्जी है जो फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर स्टोर हो रही है, ठीक है। नेगेटिव सेकंड हाफ साइकिल में जब आप जाएंगे आप देखेंगे ये वोल्टेज है ब्लैक वाली अगेन और ये आपके पास करंट है डॉटेड। जो सेकंड हाफ साइकिल है जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी फर्स्ट हाफ साइकिल में, सेकंड हाफ साइकिल में उतनी स्टोर हो रही है। थर्ड हाफ साइकिल में अगेन इसका रिपीटिशन है। तो अगर मैं कंप्लीट साइकिल की बात करूं तो एक हाफ साइकिल में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है सेकंड हाफ साइकिल में उतनी एनर्जी दोबारा स्टोर हो जाती है। तो ये एक्चुअली रियल में जितनी एनर्जी रिलीज स्टोर होती है उतनी ही रिलीज हो जाती है। एक्चुअल में ये पावर आपके पास कंट्रीब्यूट नहीं करती एवरेज पावर के अंदर। तो वो कहता है कि हमने इसको फिर अगर इसकी पावर को देखें एवरेज पावर को तो ये स्टेटमेंट है, इसको जरा पढ़ लें। दिस मीन्स दैट द एवरेज पावर टू द कैपेसिटेंस ओवर अ फुल साइकिल इज 0, क्योंकि जितनी स्टोर हुई थी उतनी रिलीज हो गई है, जितनी रिलीज हुई थी उतनी मुड़ के स्टोर होती रहती है। देयर आर नो पावर लॉसेज एसोसिएटेड विद द प्योर कैपेसिटेंस। इंडक्टर के केस में भी और कैपेसिटर के केस में भी कोई पावर लॉस नहीं होता, क्योंकि एक हाफ साइकिल में जितनी एनर्जी या पावर उसको डिलीवर होती है लोड को या कैपेसिटर या इंडक्टर को, सेकंड हाफ साइकिल में उतनी सर्किट को रिटर्न हो जाती है। इसलिए कोई भी पावर लॉस नहीं होता, ना इंडक्टर के ऊपर ना कैपेसिटर के ऊपर। कॉन्सिक्वेंसली जो आपके पास पीसी है कैपेसिटर की जो पावर है वो क्या होती है, कॉन्सिक्वेंटली वो आपके पास 0 वाट होती है। तो ओनली फ्लोइंग पावर इन द सर्किट इज रिएक्टिव पावर। तो जो इसका मतलब है जो सर्किट में जो पावर है वो सिर्फ रिएक्टिव पावर होती है। जो आपकी कैपेसिटर और इंडक्टर है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पावर लॉस नहीं होता। पावर दैट फ्लोज इनटू एंड ऑफ अ प्योर कैपेसिटेंस इज रिएक्टिव पावर ओनली। दिस रिएक्टिव पावर इज गिवन। जो आपकी कैपेसिटर की पावर है वो कहता है जो कैपेसिटर के अक्रॉस अपेयर होती है उसको हम QC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंडक्टर के केस में जो पावर थी उसको हमने QL का नाम दिया था, ठीक है। तो आपके पास जो कैपेसिटर की पावर है वेयर V एंड I आर द मैग्नीट्यूड्स इन RMS वैल्यू। जो आपके पास बोल्ड फेस V है और बोल्ड फेस I है, ये एक्चुअली आपके पास क्या है V और I का फेजर है, RMS वैल्यू, ठीक है। नाउ डिफाइन द प्रोडक्ट VI एज QC। तो कहता है हम QC या जो कैपेसिटर की रिएक्टिव पावर उसको हम लिख सकते हैं VI, और इसका भी यूनिट वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव है क्योंकि ये भी रिएक्टिव पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास जो V है वो इटसेल्फ IXC के बराबर है, या I को आप निकाल लें तो ये V और XC के बराबर है, इसको आप इक्वेशन में पुट कर दें। तो जो इंडक्टर की पावर है उसको आप V² ओवर कैपेसिटर की पावर उसको आप V² ओवर XC लिख सकते हैं और इसका यूनिट है वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। QC आपके पास आ जाएगा I² XC, या आप XC की वैल्यू पुट कर दें I की वैल्यू पुट कर दें तो वो V² ओवर XC के बराबर आ जाता है, ठीक है। हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं सो दैट ये जितना कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया ये क्लियर हो जाए। 17 चैप्टर है, इसके पास एग्जांपल है। हाँ जी सर बहुत ज़्यादा हो गया सर आज के लिए। कौन बोल रहा है? यस सर बहुत ज्यादा हो गया। बस आज ये खत्म करते हैं, बस आपका एक टॉपिक रह गया। समझ की ताकत ये तो कुछ नहीं, से आज सारी की की सारी खत्म हो थ्योरी गई है। यस सर कल कर लेंगे। थ्योरी है सारी की सारी, इसमें तो कुछ नहीं है। सर बहुत ज़्यादा सुबह से क्लास ले रहे हैं तो इसलिए नहीं, अभी आपकी क्लास का टाइम रहता है ना, आपकी क्लास 40 पे खत्म होनी है ना सर। अभी क्लास आप टाइम से पहले अटेंडेंस छोड़ नहीं सकते ना ये। नहीं सर अभी आप अटेंडेंस साइन करेंगे, हम अटेंडेंस लगाएंगे, 2 बातें करेंगे, 40 हो जाएंगे। यस सर। ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया है कवर किया, इसकी ये एग्जांपल तो कर लेना सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, क्लियर हो जाए, फिर हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ये पहले जो एग्जांपल देख लें जस्ट, ये जो अभी कॉन्सेप्ट किया सिर्फ इसके साथ, ठीक है। 17.1 है फॉर ईच सर्किट ऑफ द फिगर डिटरमिन रियल एंड रिएक्टिव पावर।
उसने सर्किट दिए हुए 3 सर्किट, वो कहता है हर सर्किट के लिए रियल पावर भी बता दें और रिएक्टिव पावर भी बता दें। तो मुझे बता दें ये जो फर्स्ट सर्किट है इसमें रियल पावर क्या होगी। फर्स्ट सर्किट सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट है, इसमें कोई रिएक्टिव कंपोनेंट है ही नहीं है, ना इंडक्टर है ना कैपेसिटर है, तो इसकी पावर रियल ही होगी। इसकी रिएक्टिव पावर क्या होगी, जीरो होगी। जीरो। हाँ जी जीरो होगी बिल्कुल। आप ये फर्स्ट वाले को देखें, फर्स्ट वाले में पावर किसके, करंट किसके बराबर है, 100 वोल्ट डिवाइड बाई 25 ओम। ये जो फर्स्ट है इसका अगर मैं करंट का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वोल्टेज मैग्नीट्यूड ये फेजर की फॉर्म में डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू 25 ओम है, तो 100 डिवाइडेड बाय 25 फेजर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो ये जो आपको वैल्यू दी हुई है 100 वोल्ट विद एंगल 0, ये फेजर फॉर्म में आर जो आपके पास सोर्स की वैल्यू है, एसी सोर्स की, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय 25 तो आपके पास मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 4 एम्पेयर। और पी किसके बराबर है, आई वी के, 400। पी आपके पास 100, आई आपने निकाल दिया फेजर फॉर्म में 4 है, तो आपके पास जो पावर बनेगी रियल पावर, जिसको एक्टिव पावर हम कह रहे हैं, ई आपके पास आएगी 400 वाट, आपके पास क्या आएगी 0, क्योंकि इस सर्किट में सिर्फ रियल कंपोनेंट ही था तो रियल पावर है, हमारे पास वो रिएक्टिव कंपोनेंट था ही नहीं, तो रिएक्टिव पावर क्या होगी 0। तो आपने ये दोनों मेंशन करनी है, रियल पावर आपके पास 400 वाट है और रिएक्टिव पावर आपके पास 0 है फर्स्ट सर्किट में। सेकंड सर्किट में अगर आप देखें तो इसमें रियल कंपोनेंट हमारे पास कोई है नहीं है, एक्सेल हमारे पास है, इंडक्टर है, ठीक है। तो मुझे इसका जो करंट चाहिए, इसका करंट कितना होगा, इंडक्टर का एक्सेल आपको गिवन है, इसकी ओमिक वैल्यू एक्सएल 20 ओम आपको गिवन है, तो आपके पास करंट कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 20, ये सेकंड वाला केस 5 एम्पेयर आपके पास करंट आएगा। क्यू एल आपके पास आएगा, इसमें सिर्फ क्यू लिखा हुआ है, ये एक्चुअली क्यू एल है। क्यू एल आपके पास कितना आ जाएगा, वी इंटू आई, वोल्ट्स आपको गिवन है 100 वोल्ट, एम्पेयर आपने निकाल लिए 5, तो 500 वी ए आर, ब्रैकेट में उसने मेंशन कर दिया कि ये 500 वी ए आर कौन सा है, ये उसने आई एन डी लिखा हुआ है, इंडक्टिव है। इस सर्किट के अंदर जो रिएक्टिव पावर आपको नजर आ रही है ये एक्चुअली क्या है, ये इंडक्टिव है, ठीक है। या तो आप इधर पीछे क्यू एल मेंशन कर दें तो आपको ब्रैकेट में आई एन डी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप इधर सिर्फ क्यू लिख रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर आई एन डी लिखना होगा। तो 500 वी ए आर है, तो ये कैपेसिटिव भी हो सकती है, इंडक्टिव भी हो सकती है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, या तो क्यू एल से पता चल सकता है या फिर आप ब्रैकेट में साथ में मेंशन कर दें कि ये जो रिएक्टिव पावर है ये इंडक्टर की है, रियल कंपोनेंट नहीं था तो रियल पावर आपके पास 0 है। थर्ड केस में आप देखें कैपेसिटर है, रियल पार्ट अगेन 0 है, तो पी आपके पास 0 हो जाएगा। 100 आपको गिवन है, इंडक्टर की जो ओमिक वैल्यू है 40 ओम वो भी आपको गिवन है एक्सी, तो आप 100 डिवाइड बाई 40 से करंट निकालना है विच इज़ 2.5 एम्पेयर। 100 आपको गिवन था तो 2.5 इंटू 100 250 वी ए आर, तो आपके पास वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव 250 वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव आपके पास पावर आती है, और ये क्यू सी है, इसके साथ बेशक सी मेंशन कर दें या इसके साथ ब्रैकेट में आप सी ए पी या कैपेसिटेंस लिखते हैं कि ये कौन सी पावर है, ये कैपेसिटिव पावर है, और पी आपके पास अगेन क्या होगा, सिंपल पी 0 होगा, रियल जो पावर है वो 0 होगा, ठीक है। इस सर्किट का कोई मुझे बता देगा, इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों आ गए, अब मुझे क्या करना चाहिए, सर बारी बारी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सर एक को सर रिमूव कर लेंगे तो नहीं दूसरे को यूज कर लेंगे। नहीं, आपको ये सर्किट गिवन है, उसने आपको कहा है कि वोल्टेज करंट उसने आपको बता दिया 5 एम्पेयर है, और आपको ये कहा है कि पी और क्यू बता दें, पी क्या है रियल पावर है और क्यू क्या है रिएक्टिव पावर है। पी आपके पास क्या है रियल, हम पी निकाल सकते हैं, आई मुझे पता है, तो पी किसके बराबर होगा, आई स्क्वायर आर के बराबर होता है पावर। अगर मैं रेजिस्टर की पावर निकालूं तो आई मुझे पता है यहाँ पर कितना है 5 एम्पेयर है, तो ये जो रेजिस्टर है इसकी पावर कितनी आएगी, आई स्क्वायर आर, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाई आर 3, तो अगर आप इसको कहते हैं बॉक्स से रिप्रेजेंट करें तो 75 वाट आपके पास फर्स्ट जो रियल पावर बनती है। सिमिलरली इंडक्टर के क्रॉस अगर मैं पावर देखूं तो कितनी बनेगी, सर 100 ही बनेगी। आई स्क्वायर आर इधर भी बनेगी ना, इस केस में आई स्क्वायर एक्सएल है, तो एक्सएल आपको ओम एक फॉर्म में गिवन है, तो 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये 100 वी ए आर बनेगी, और ये इंडक्टिव है तो उसने आई एन डी साथ मेंशन किया, ठीक है।
तो रियल पावर आपके पास सर्किट के अंदर 75 वाट है और रिएक्टिव पावर आपके पास 100 VAR है। अब आपके पास जो टोटल पावर है सर्किट की वो क्या होगी, ये उसने जो हम अभी ऊपर एनालिसिस करके आए हैं ये उसने निकाला हुआ है। QL भी उसने निकाला हुआ है 100 VAR और P भी उसने निकाला है 75 वाट। ठीक है, सर जी बहुत है बस। 17.2 यहाँ तक कर लेते हैं, 17.3 से हम कल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को देखना है, ये रियल पावर और रिएक्टिव पावर और फेजर। फेजर हमने दिन को पढ़ा था, फेजर को आप RMS फॉर्म में और इम्पीडेंस उसकी RMS फॉर्म में आप कैसे निकालते हैं यूजिंग फेजर्स, और प्लस रियल और रिएक्टिव पावर आप कैसे निकाल सकते हैं। सिंगल एलिमेंट है, दो आगे आगे आप एग्जांपल देखेंगे उसमें ये 3-4 सारे कंबाइन होके आ जाएंगे मल्टीपल। तो आपको ये पता होना चाहिए जो रियल पावर्स हैं वो आपस में ऐड होकर रियल पावर बनाएंगी, जो रिएक्टिव पावर्स हैं वो आपस में ऐड होकर रिएक्टिव पावर बनाएंगी, और फिर हम उनसे टोटल पावर भी बाद में कैलकुलेट करेंगे जब हम पावर ट्रायंगल की बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको इंशाल्लाह कल कवर करेंगे। सर अगर किसी सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टेंस लगे हुए हो, हाँ जी, सर अगर किसी हाँ बोले बोले, सुन रहा हूँ मैं। सर अगर किसी सर्किट, सर कोई ऐसा सर्किट है जिस जैनुल आबिदीन आपका माइक बार बार बंद हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे ये पूछना था, जो टॉपिक आप अभी पढ़ा रहे थे वो भी कितना रह गए जो हमने कल पढ़ना उसका? और ये कौन पूछ रहा है? सर मैं, क्योंकि मैं जुबैर? काफ़ी देर से आपसे सवाल, नहीं सर इमरान, मैं काफ़ी देर से आपसे सवाल पूछना चाह रहा था लेकिन टाइम नहीं मिला था। आपका एक टॉपिक और रहता बेटा, उसका ट्रांसफार्मर का, उसकी भी बेसिक्स हैं, मशीन की बेसिक्स हैं, तो तकरीबन 1 घंटे का आपका रह गया। आज मैं इसको ख़त्म कर लेता, ये पावर वाला ख़त्म हो जाएगा, ये तकरीबन 10-15 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद 15-20 मिनट का आपका, बस यूँ समझ लें आपका कोर्स बस कंप्लीट है। ठीक सर, आपके दो क्वेश्चन एग्जाम्पल सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे और था। हाँ जी सर आपने जो है ना हर स्टूडेंट को असाइन किया है लैब प्रोजेक्ट और टाइटल का जो है ना एक असाइनमेंट जो हर स्टूडेंट के पास हाँ जी असाइन हुई है। तो सर आपसे ये पूछना हाँ था जी। कि वो हर स्टूडेंट जो है ना उसको यानी कि अपलोड करेगा या सिर्फ जो ग्रुप का एडमिन होगा वो सिर्फ अपलोड करते काफ़ी है? बेटा ये कल भी बताया था मैंने आपको, जो आपके जी ग्रुप जी का एडमिन है वो आपका प्रोजेक्ट अपलोड करेगा, वही आपकी रिपोर्ट भी अपलोड करेगा, जो भी लेकिन आपका सर ग्रुप का लीडर है। नहीं सर सबको वो लोड सर करने की जरूरत नहीं। चलो ठीक है, हो गया, बस ये पूछना था सर, मैं कंफ्यूज था, चले आपसे कंफर्म कर लिया। नहीं, वो सिर्फ आपको ग्रुप लीडर अपलोड करेगा, ग्रुप प्रोजेक्ट भी वो अपलोड कर दे और बाद में जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनेगी वो भी वही अपलोड करेगा। ठीक हो गया अगर सर, वो थैंक अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से तो ग्रुप में से कोई भी एक मेंबर कर ले, कोई मसला नहीं। यू। चलो ठीक, ओ थैंक यू सर। ठीक है, ओके। आज 19 है और आपकी क्लास का टाइमिंग कितने तक है? सर 3:40 3:40 तक। 3:40 PM में अटेंडेंस में असाइन कर देता हूँ, ये मार्क कर। सर जी सर ये जो प्रोजेक्ट मिला है सर, अगर ये ऑनलाइन मतलब अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो गई सर, फिजिकल जमा कराना पड़े तो हाँ फिर जी। इसको हार्डवेयर फॉर्म में जमा कराएंगे, मतलब हार्डवेयर बनाएंगे इसका? नहीं, आप अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो आप हार्डवेयर जमा कराना चाहते हो तो बेशक हार्डवेयर जमा करा दें, अदरवाइज आप अपने लैपटॉप से सिमुलेशन लेकर आएं, मैं आपसे क्वेश्चन उसी पे कर लूँगा। ठीक है सर। ठीक है, जो अगर यहाँ पर आके किसी को लगता है हार्डवेयर ज़्यादा इजी है या कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो सॉफ्टवेयर पे नहीं बन सकता तो आप हार्डवेयर पे बना के जमा करा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक ठीक है, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन?
सर इसके जी जी, कौन बोल रहा है? मिसबा? सर ये पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा। जरगाम PDF का जरगाम तुमने क्या करना है? तुमने पहले ही मुझे कहा था ये बुक से सब कुछ है ना, बुक नहीं है पास? सर है पढ़िए, इससे वो इजी हो जाता है ना, टॉपिक सर इजीली। चलो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर लेता है। कौन कौन से PDF अपलोड करने में अभी का? जो पढ़ाए हैं आज वो वाला बकाया तो हैं पढ़े अपलोड आप। और कौन कौन से थे? एक मिनट मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हें अपडेट कर देता हूँ। अच्छी बात है, चलो तुम पढ़ तो रहे हो। अभी 16 था PDF, और ये वाला भी आपका PDF था। 14 का PDF मैंने शेयर किया था। नो सर, 14, 15, 16। ठीक, सर आपने लास्ट कैपेसिटर वाला शेयर किया था। बस ये तीनों जो रहते थे वो मैंने शेयर कर दी। ठीक है, 14, 15, 16। ये मैंने कंप्लीट PDF फाइल आपसे उसकी शेयर कर ली है, इसको देख लीजिए। ठीक हो गया? ओके सर, थैंक्स। वेलकम। इसको देख लेना, जो बीच में से कोई मिसिंग हुआ या कोई ना हुआ बीच में तो वो बता देना, वो भी उसके PDF पे। जैसे ये बुक सही है, आप बुक सही बनेगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, ओके। अब लीव कर सकते हैं इंशाल्लाह। कल आपकी क्लास कितने बजे है? सर लैब है 2 और वो दो दफा मतलब 8:30। कल की लैब सुबह 8:30 पे। हाँ, सुबह फर्स्ट टाइम 8:30। चलें इंशाल्लाह सुबह आपसे 8:30 पे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। ठीक है? ओके सर, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।